बोलो स्वामीनारायण भगवान जय। मैं मानता हूँ इस दुनिया में कोई ऐसे हैं जो हमारी इस भौतिक सृष्टि का इंतजाम करते हैं, कोई ऐसे हैं जो पारलौकिक सृष्टि का इंतजाम करते हैं, लेकिन कोई ऐसे विरल होते हैं जो इस लोक और परलोक दोनों लोकों के लिए हमारा भला ही हरदम सोचते हैं, और वो है हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरुजी परम पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी। इस कोरोना काल में शायद इस 10 मास हम लोगों ने बहुत विकट देखे, शायद हमारे जीवन में ऐसे कभी नहीं देखे थे, लेकिन महाराज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण और गुरु जी का साथ था तो हम सब हंसते हंसते 10 मास बिता चुके, और आज अब अंतिम दौर पे चले। मैं मानता हूँ आजकल टेक्नोलॉजी में हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आजकल नेट का युग है, इस युग से हम लोग सभी तरह के फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जितने भी सरंजाम हमारे अच्छे के लिए फ़ायदे के लिए होता है उसका वे लोग दुरुपयोग करते हैं, और जब वे लोग दुरुपयोग करने लगते हैं तब हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम तो हमारे उपयोगी ही केवल जानते होते हैं। तब गुरु जी ने सोचा इस बारे में हम सब किस तरह से बचें, और बहुत खोज की, तब हम लोगों को एक नाम मिला, वो नाम है साकेत मोदी जी। एक बार उनके लिए बहुत तालियां हो जाए। मैं वो भी कहूँगा कि साकेत मोदी जी साइबर सिक्योरिटी के बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं। उन्होंने दुनिया भर में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से लेके बहुत नेतागण और बहुत बिजनेसमैन उनके काम से वाकिफ और प्रसन्न है, लेकिन इस बारे में आज का कार्यक्रम ऐसा है, भगवान स्वामीनारायण और हमारे प्यारे गुरुजी परम पूज्यपाद सद्गुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी के आशीर्वाद लेने के अवसर आज साकेत मोदी जी एक्सपर्ट जी को प्राप्त हो रहा है, वो भी बड़ी अच्छी खुशी की बात है। आज वर्चुअल माध्यम से शायद हजारों लोग, अनगिनत लोग इस प्रोग्राम को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए तलस रहे हैं। जब से ये बात हम लोगों ने सुनी कि ऐसा एक कार्यक्रम होने वाला है, साकेत मोदी जी से हम हमारी कुछ फ़ायदे वाली बातें सुनने वाले हैं, तब से बहुत लोग इसकी इंतजारी में हैं। तब मैं मोदी जी, साकेत मोदी जी का कुछ परिचय दे दूं तो हमको वो भी पता चले कि प्यारे गुरु जी ने आज कैसे इंतजाम हमारे लिए कर दिया है। साकेत मोदी जी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी ल्यूसिडियस के संस्थापक एवं सीईओ है, जो कंपनी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में चल रही है। वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने 2012 में ल्यूसिडियस कंपनी की स्थापना की थी। सिस्को कंपनी के भूतपूर्व चेयरमैन और सीईओ जॉन चैम्बर्स उनके आजकल सहायक है। ल्यूसिडियस कंपनी आज विश्व की 500 से अधिक मल्टीपल फॉर्च्यून कंपनी की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का संरक्षण करती हैं। साकेत जी फॉर्च्यून मैगजीन के 40 अंडर 40, एंटरप्रेन्योर मैगजीन के 35 अंडर 35 एवं फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 के एक सदस्य रह चुके हैं। जो आदमी 40 उम्र के भीतर हो, 35 से भी भीतर हो, 30 से भी भीतर हो, और अपने बिजनेस में वो बहुत अच्छे काबिल आदमी माने जाते हो, ऐसा जब सर्वेक्षण होता है, उस 3 मैगजीनों के सर्वेक्षण में हमारे साकेत मोदी जी तीनों में नंबर पाए हुए एक आदमी हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट हैं। 2017 में भारत सरकार ने साकेत जी को चैंपियन ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के हिमायती पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत की जनता साइबर क्राइम के भोग न बने, उस विषय में वे अत्यंत चिंतित एवं विचारशील हैं। खास करके साकेत जी शांत, सरल एवं विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं। दूसरों की सेवा उनका निजी स्वभाव है, और सबसे बड़ी अच्छी बात हमको जो लगेगी
भगवान एवं संत के प्रति उनको बहुत आदर एवं स्नेह है। धन्यवाद है साकेत मोदी जी को। और वो आज का कार्यक्रम इसका पुरावा है। यदि ऐसा न होता तो मोदी जी आज हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से कैसे होते। जब उन्होंने सुना कि स्वामीनारायण संप्रदाय के एक महान धुरंधर संत सद्गुरु श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी हमको बुला रहे हैं, वे चाहते हैं कि हमारा एक ज्ञान लोगों के हित के लिए कुछ काम में फायदेमंद हो जाए, उन्होंने तुरंत दिल से हाँ कही। हमारे अखंड वृत्तिदास जी स्वामी के माध्यम से वे गुरु जी की ओर चले और आज वे हमारे बीच में हैं और उनका ये एक्सपर्ट ज्ञान हम सभी को बहुत अच्छा काम में आएगा। हम सब ध्यान से सुनेंगे। मैं और आप सब जानते हैं इस नेट के ज़माने में नेट का उपयोग किए बिना किसी को भी चलने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग शठ हैं, जो इसका मिसयूज करके हमको बड़े धोखे में डाल देते हैं, उनसे बचना भी इतना ही आवश्यक है। कैसे हम बच पावें, इसके लिए साकेत मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं मानता हूँ उनका ज्ञान, उनकी ये जो भी मास्टरी है वो हम सभी को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम में आएगी। तो चले साकेत मोदी जी की ओर मैं उनको विनती करता हूं कि वे आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हम सभी को इस बारे में ज्ञात कराएंगे। साकेत मोदी जी। सबसे पहले भगवान श्री स्वामीनारायण परम पूज्य गुरु जी, सारे संतों को और सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता में, जिसके कारण मेरी हिंदी की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग थोड़ी सी हिली हुई रहती है। इस कारण मैं पहले से ही मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश के बीच में आप लोगों से बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जहाँ पे एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन की और इतने सारे लोग, इतने श्रद्धालु लोग एक साथ मिले और वो लोग दुनिया की सबसे मॉडर्न चीज़ों के बारे में भी ना ही जानने के लिए आतुर हो, बट एट द सेम टाइम उससे लर्न करके अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ओपन हो। तो इट इज़ ट्रूली एन ऑनर आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे रह के आप लोगों से कुछ बातें करने का। में पहला वर्ड आता है साइबर और फिर आता है क्राइम या सिक्योरिटी। क्राइम और सिक्योरिटी जो होती है साइबर के दुनिया में, उस पर हम थोड़े समय बाद जाएंगे। सबसे पहले कुछ समय हम बिताते हैं साइबर पे कि आज खाली जूम ही नहीं बट किस हिसाब से साइबर पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है। और स्पेशली हम सब जो हमारे इंडियन रूट्स कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे भारत भूमि पे हमेशा से, जिसे हम कहते थे तंत्र मंत्र यंत्र, ये फॉर्म्स थी टेक्नोलॉजीज़ की जो अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती थी। अगर हम थोड़े एंशिएंट टाइम में अगर जाए तो हमें ये पता चले कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगह रह के एक दूसरे को देख सकें, बात कर सकें, या अलग तरीक़ों के यंत्र हो जिससे कि हमारी लाइफ और आसान बन सके, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो काफ़ी सारी चीज़ें हों, इनकी काफ़ी सारी रेफरेंस रही हैं हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल स्टडीज़ में। सो सबसे पहली चीज़ ये कि आज के दिन जो मैं देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग टेक्नोलॉजी को कुछ ऐसा समझते हैं जो कि एक नई चीज़ है और एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को बिलोंग नहीं करती, या किस चीज़ जो कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि अगर मैं हमारी हिस्ट्री को देखूं, हज़ारों साल पुरानी हेरिटेज और कल्चर को देखूं, हमारे हिसाब से हमेशा और मेरे हिसाब से हमेशा हम काफ़ी डीपली टेक्निकल सोसाइटी रहे हैं। फ़र्क बस इतना था कि आज के दिन जो टेक्निकल सोसाइटी या जो साइंस है वो खाली बाहर की साइंस है। हमने बाहर और अंदर की साइंस दोनों के ऊपर काफ़ी समय बिताया और उसके कारण जिस डायरेक्शन में चीज़ें हुई थी वो गई। बट कमिंग बैक, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं आज के दिन, सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि एक जेन्युइनली रिलीजियस पर्सन अगर इंडिया में हो, उनकी टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स क्या आउटलुक होती हैं।
एंड मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ जब मैं ऑनलाइन गया कोरा में या गूगल के कुछ याहू के कुछ फोरम्स में जब मैंने पढ़ा, मैंने एक्चुअली देखा कि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन देखते हो, तो वो बड़ा ही तामसिक चीज़ है। अगर आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हो, वो बड़ी ही गलत चीज़ है। सबसे पहले मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी को ऐसे मान के चलिए कि वो एक एक चाकू है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने बनाने के लिए और उसे बहुत गलत काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब आप टेक्नोलॉजी या साइबर की बात करें, आज के दिन टेक्नोलॉजी एक एम्प्लीफायर है। आज हम सब हज़ारों लोग इस ज़ूम सेशन पे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम सबका भला हो, चाहे स्पिरिचुअली गुरुदेव के वर्ड सुन के या टेक्नोलॉजिकली मेरे वर्ड सुन के। तो हम उसे एम्प्लीफाई कर पा रहे हैं आज टेक्नोलॉजी के कारण और कुछ अच्छा आए उससे, वो हो रहा है। ऑन द अदर साइड अनफॉर्च्युनेटली टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के दिन बहुत हेट्रेड फैलाने के लिए, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी होता है। तो अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ इज़ नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंज्यूम कर लेने देते हो, तो वो बैलेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाते हो, तो वो भी बैलेंस नहीं है। सो अगर आप देखो, आप किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने जीवन के अंदर कम्फ़र्ट ज़्यादा बढ़ जाए, इज़ द प्राइमरी यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी कैन बी वर्चुअल टॉकिंग जैसे मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से अपने प्यारे लोगों के साथ में बात करना हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो गाड़ी के साथ में या एरोप्लेन के साथ में आप कहीं पे जाते हो, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता था वो ये था कि टेक्नोलॉजी के बारे में ना टेक्नोलॉजी भली है, ना टेक्नोलॉजी बुरी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी किस हिसाब से यूज़ करना चाहते हो। इनफैक्ट टिम कुक जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ है, ये पिछले साल स्टैनफोर्ड जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे एक कॉन्वोकेशन स्पीच दे रहे थे, यानी कि वो ग्रेजुएट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी को अगर खाली 12 मिनट मिले ये बताने के लिए कि क्या एक मैसेज है जो लोगों को दिया जाए, वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तो मैं चलाता हूँ, बट अनफॉर्च्युनेटली ये टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा परफोलेट हो रही है, उतने ही ज़्यादा डेवलपर्स उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि आज के दिन इर्रिस्पॉन्सिबली काफ़ी सारे लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, उस कारण आज टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ज़्यादा होने लगा है रादर देन जस्ट द यूज़। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। चाहे वो आपके मैसेजेस हो कि कोई और देख रहा हो, चाहे आपके फ़ोन कॉल्स हो जो कोई और सुन रहा हो आपके परमिशन के बिना, चाहे वो आपकी ईमेल्स हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको साइबर क्राइम कहते हैं हम, वो ऑन द राइज़ है। इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली ऑन द राइज़ है। और खाली इंडिविजुअल्स ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, खाली कंपनियाँ ही नहीं, अगर आप पिछले महीने देखेंगे, यूएस गवर्नमेंट हैक हुई थी, एक अटैक था जिसे कहते हैं सोलर विंड्स। तो रशियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को फिजिकली अटैक नहीं किया, पर साइबर पे अटैक किया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट के उन्होंने चुराए, और वो चुराने के बाद वो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, वो उन पर है। और ये यूएस गवर्नमेंट भी आज के दिन नहीं जानती है कि क्या एक्सटेंट था उस डैमेज का। तो अब मैं वहाँ पे आ रहा हूँ जहाँ पे कि जब आपके हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ऐसे सोचिए किसी बच्चे को ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए, तो अगर बच्चे को ब्रह्मास्त्र दिया जाए तो उससे बहुत गलत चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उसे समझाया नहीं गया है कि उससे क्या-क्या हार्म हो सकता है। पर अगर वो बच्चा बहुत ज्ञानी हो, तो वो उसका सही सदुपयोग करके खाली उसकी ही लाइफ नहीं, उसके सारे सोसाइटी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल मैं आप सब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए देना चाहता हूँ। ऐसे सोचिए, आज शायद हज़ारों लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने
मोबाइल फ़ोन पे स्मार्टफ़ोन ले रखा है। आप में से लोग जो ज़ूम देखना जानते हैं, शायद 99, 100% लोग, स्पेशली जो लोग इंटरनेट पे ये सब सुन रहे हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन उन सब लोगों को पूछूँ, जो आज मुझे इसे वर्चुअली देख रहे हैं, कि आप में से कितने लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, 10 मिनट की ही सही, कि कैसे ज़ूम को यूज़ किया जाए, कैसे लैपटॉप को यूज़ किया जाए, कैसे आपके स्मार्टफ़ोन को यूज़ किया जाए? शायद आप में से लेस देन 1% लोग बोलेंगे कि हाँ, हमें कोई ट्रेनिंग मिली है। आप ये सोचिए कि अगर आप सब लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, सालों लग जाते हैं आपको ट्रेनिंग लेने में, आपको मेडिटेट करने में, कोशिश रहती है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। आप सोचिए, सालों की मेहनत तब जाके एक बेसिक लेवल पे किसी भी क्षेत्र पे आप जा पाते हो। पर आज के दिन, और ये शायद आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो $50 का फ़ोन, यानी कि 2000-3000 रुपए का फ़ोन, जो आज के दिन माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, सैमसंग का मिलता है आपको, उसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड इज़ हायर देन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट अपोलो मिशन व्हिच वेंट टू द मून। आप सोचिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफ़ोन है, और मैं खाली 2000 रुपए वाली स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ, मैं हाई एंड आईफ़ोन 12 की बात नहीं कर रहा, कि आपके हाथों में एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे सचमुच में डेमोक्रेटाइज़ किया गया है। इनफैक्ट हम बहुत ही लकी है, क्योंकि अगर आप ये जानें, इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका जो डिजिटल इंडिया का विज़न है, उनका जो जैम योजना का विज़न है, जैम जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इंडिया में आज करीब-करीब 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं। यूएस की पूरी आबादी 30 करोड़ लोगों की है। इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले काफ़ी सालों से डिजिटल इंडिया पे बहुत ही फ़ोकस किया है, और खाली फ़ोकस ही नहीं किया है, वो खुद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं करोड़ों इंडियंस से बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए। आज भी मेरे बर्थडे पे मेरे पास एक ईमेल आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हैप्पी बर्थडे बोलते हुए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो पर्सनली नहीं टाइप कर रहे हैं, पर एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी की स्क्रिप्ट लिख के, जो डेटाबेस है उनके पास, जिन्होंने साइन अप किया है उनकी ऐप पे, उन्हें ईमेल भेजा जा सकता है। तो ऑल्दो वो ऑटोमेटेड है, मैं जानता हूँ वो नहीं भेज रहे हैं, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी मुझे मुझे रीच आउट करके मुझे अच्छा लगता है कि एक पर्सनलाइज्ड ईमेल मेरे पास आया। स्मार्टफ़ोन्स तो आ गया, पर ये ऐसी बात हो गई कि 60 करोड़ लोगों को उन्होंने सुपर पावर दे दिया, पर उस सुपर पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए? ये इसकी ट्रेनिंग अभी तक फॉर्मल तरीके से नहीं दी गई है। अनफॉर्च्युनेटली आज के दिन सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, आप कहीं पे भी अगर जाओगे, वहाँ पे आज भी ज़्यादातर जगह सेल फ़ोन बैंड होता है, लैपटॉप बैंड होता है, जिसके कारण आज भी आप फिज़िकली चीज़ें करते हो। ऑफ कोर्स कोरोना के कारण आप अब वापस आके यू आर नाउ गोइंग अहेड, एंड कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग या बुरा उपयोग या तो आपके हाथ में है, या कोई और आपसे कराएगा, अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी। सो अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी की नींव है। अनफॉर्च्युनेटली 99.9% लोग जो आज के दिन इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, वो ये जानते ही नहीं हैं कि उन्हें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, या कुछ करना चाहिए उन्हें ऑन द ट्रेनिंग साइड ऑफ थिंग्स। तो इस कारण स्टेप 1 टू सिक्योर योरसेल्फ इज़ टू गेट द अवेयरनेस। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कहते हैं, साकेत मेरा फ़ोन कोई नहीं हैक कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फ़ोन में ना फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना फेशियल रिकॉग्निशन है। अनफॉर्च्युनेटली, और ये इनकी गलती नहीं है, बट अनफॉर्च्युनेटली होता क्या है कि क्योंकि उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, उस कारण ऐसी चीज़ें सामने आती है जो कि बहुत ही बचकानी है, और उनकी गलती नहीं है, बट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि कभी उन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिला जहाँ उन्हें प्रॉपर्ली समझाया जा सके। बट उनके फ़ोन में आज भीम है, उनके फ़ोन में आज शायद ज़ूम एप्लीकेशन है, उनके फ़ोन पे व्हाट्सऐप है, उनके फ़ोन पे फ़ेसबुक है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते आज जो व्हाट्सऐप यूज़ करते हैं, एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सऐप पे आपकी सारी की सारी चैट्स व्हाट्सऐप के क्लाउड पे, यानी कि व्हाट्सऐप के सर्वर पे स्टोर रहती हैं, और अगर कल को
आप चाहे कि आपके सारी चैट्स डिलीट कर दे व्हाट्सएप, जो आपने सालों से की अपने फैमिली मेंबर से, अपने वर्क प्लेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाट्सएप आज के दिन कोई ऑप्शन ही नहीं देता आपको कि आपकी डेटा उनके सर्वर से आप डिलीट कर सको। ये ऑप्शन ही नहीं है आज के दिन व्हाट्सएप के अंदर। तो आप सोचिए, एवरी टाइम आप एक मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप पे और आप किसी को भेजते हो, खाली आपके मोबाइल और उनके मोबाइल पे नहीं जा रहा, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है। उसे कहते हैं वो बैकअप, पर वो बैकअप वहां पे जा रहा है जिसके कारण आपको वो सारी चैट्स रिट्रीव की जा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली लोग जानते ही नहीं है कि व्हाट्सएप यूज करते हुए आपकी सारी चैट्स किस तरीके से बैकअप करी जा रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिस तरीके से आज आप वीडियो देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं डीप फेक। आप सोचिए, आपको ये कैसे पता कि मैं असली में एक इंसान हूं जो आपसे बात कर रहा है? आपको तो मैं स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा हूं। तो अगर आज के दिन, और मेरी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, कोई भी उन वीडियोस को अगर ले ले, ऐसे सोचिए पिछले 20 मिनट में मैंने काफी सारे शब्दों का यूज किया है। उस वीडियो को खाली वो तोड़े, ऑडियो अलग निकाले, वीडियो अलग निकाले, और उसे लिप सिंक करके मुझे जो बुलवाना है बुलवा दे। इसे कहते हैं डीप फेक। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये साकेत नहीं कह रहे हैं, असली में किसी ने वीडियो को चेंज किया है। और आप ऐसे सोचिए, अगर, और मैं तो उतना फेमस नहीं हूं, बट अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई सेलिब्रिटी के लिए वो वीडियो बना दी जाए, ये कह के कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत दिखा रहे हैं, कुछ गलत कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, 10 मिनट नहीं लगते उसे वायरल हो जाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे जो चीज वायरल हो जाती है, उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो आज के दिन, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ ही नहीं है कि वीडियोस के साथ को उसको तोड़ के उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, उस कारण द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे विल बिलीव इन एनीथिंग दैट कम्स टू देम। अनफॉर्चुनेटली इसे फेक न्यूज कहते हैं, इसे ही डीप फेक्स बोलते हैं। बट हाउ डू यू चेंज? एक बहुत अच्छा टेड टॉक है जो आप जरूर देखिएगा, हाउ फेसबुक चेंज द यूके इलेक्शन। उसमें एक जर्नलिस्ट एक यूनाइटेड किंगडम की सिटी में जाती हैं और वहां पे हर इंसान से पूछती है कि आपने ब्रेक्सिट पे वोट किया था या नहीं किया था। आपको पता है ना, यूके यूरोप से अलग हो चुका है, और उनकी एक वोटिंग हुई थी कि यूके वाले लोगों से कि आपके हिसाब से यूके को अलग होना चाहिए यूरोप से या नहीं। तो ये जो जर्नलिस्ट है, ये गई थी और एक सिटी में जहां पे बहुत हाई वोट्स आए थे कि यूके को अलग होना चाहिए, वहां पे करीब करीब उन्होंने 100 रैंडम लोगों से बातें की कि आपके हिसाब से क्यों यूके को यूरोप से अलग हो जाना चाहिए। और वहां पे 99% लोगों का ये बोलना था कि यूरोप ने ये किया है, वो हमसे इस तरीके से पैसे लेते हैं, टर्की से सारे इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। 99% चीजें जो उन्होंने बोली, नॉट ओनली वर दे फॉल्स, बट उनसे जब ये पूछा गया कि आपको कैसे पता ये सब सच है, अरे फेसबुक में तो सब जगह है ये, इस कारण जो भी चीजें फेसबुक में बोली जा रही है वो सच है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस कारण खाली एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी नहीं, एक पूरा देश का बंटवारा यूरोपियन यूनियन से हो चुका है। और आज के दिन यूके इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूरोप। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फेक न्यूज, but fake news definitely had a very very big role to play in what happened there. और इस कारण, again remember I started my talk by saying टेक्नोलॉजी ना बुरी है ना भली है। तो ये सब मैं जब डरावनी बातें करूं, उसके कारण ये सोचना कि नहीं नहीं अब तो हम टेक्नोलॉजी में कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो बस टेक्नोलॉजी से दूर ही भले, ये सोचना गोइंग बैक टू स्टोन एज वाली बात हो जाती है। मतलब कि एक टाइम पे व्हील इन्वेंट हुई होगी, इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एट सम टाइम व्हील इन्वेंट हुई होगी। अब व्हील्स को देखते ही ये सोचना कि अरे
अगर उसके ऊपर कोई बैलगाड़ी को भी लगाते हो, लोग गिर जाते हैं उसके ऊपर। इस कारण मैं व्हील पे नहीं, मैं तो सब जगह चल के ही जाऊँगा। ये एक स्मार्ट चीज़ नहीं है करना। सो आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि आप डर जाओ साइबर से, टेक्नोलॉजी से। आज पहले लोग हिमालय जाते थे लोगों को टू सर्च देयर गुरुज़ व्हिच वर देयर। All you now have to do is a Google search. So that's all thanks to technology. So technology मेरे हिसाब से वो चीज़ है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आज एक young person like me, if I want to read about, you know, a number of documents which were with our culture, which are connected to, you know, our roots, it's so easy to do that as a search on the internet and then make things happen. So the summary of what I'm trying to tell you is that technology is neither good neither bad. It is really changing the world. अगर आप उससे दूर भागते हो तो it is not a very smart thing. But using technology to your advantage in everything and anything that you do in your life to make it more comfortable, मेरा co-founder उनका नाम है विदित बख्शी, जो हम साथ में ही हम दोनों ने ये कंपनी को स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले। एंड विदित इज फ्रॉम जूनागढ़ एंड ही कैन स्पीक इन गुजराती। थैंक यू सो मच साकेत जी। तो अभी पहला क्वेश्चन साकेत जी या विदित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ से ही कि जैसे साकेत जी आपने बताया 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ मैं पूछूंगा, आप देखेंगे ऑडियंस में कितने लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। आप अपने हाथ ऊपर करिएगा प्लीज़। आप देख सकते हैं ऑडियंस में ऑलमोस्ट एवरीबडी, सब कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। आप देखेंगे यहाँ हर एज का व्यक्ति है, बच्चे से लेके 70 से 80 साल के व्यक्ति भी यहाँ हाजिर है। तो हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन को कैसे यूज़ किया जाए जिससे हम सेफ़ और सुरक्षित रह सके, एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सब जानने के लिए व्याकुल है। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन को? मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद विदित उसके अंदर कुछ ऐड कर लेंगे। थैंक यू। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका स्मार्टफोन सचमुच बहुत स्मार्ट है। आपको अपनी स्मार्टनेस को उसको एलिवेट करना होगा जिससे कि आप उस स्मार्ट फोन को टेम कर सकें, रादर देन वो स्मार्टफोन आपकी लाइफ में इंट्रूड कर सके। और ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, कि आप किस तरीके से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, कि जब आप लॉगिन करें एक स्मार्टफोन के अंदर, एक जनरल मिसकंसेप्शन जो मैं हमेशा सुनते रहता हूँ लोगों से वो ये है, साकेत स्मार्टफोन बड़ा स्मार्ट है और हमको उससे दूर रहना था, इस कारण हम यूज़ करते हैं नोकिया 1100, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ फीचर ही नहीं है। क्योंकि फीचर ही नहीं है इस कारण कोई हमें हैक ही नहीं कर सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज के दिन जब भी आप नोकिया 1100 यूज़ करते हैं, एक 12th स्टैंडर्ड का किड भी एक छोटा सा एंटीना अपने लैपटॉप से लगा के आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन सकता है। और वो नोकिया की प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 2G पे बात करते हैं, आपको पता है ना 2G, 3G, 4G, LTE और अब 5G आ रहा है, राइट? तो जब भी आप किसी फोन पे बात करते हैं जो होता है 2G, क्योंकि नोकिया 1100 2G पे काम करता है, 8G या 2G। जब भी आप 2G पे बात करते हैं, उसे इंटरसेप्ट करना और उसे सुन लेना एक बच्चा भी कर सकता है जिसे थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है। तो पहली चीज, स्मार्टफोन को आपको यूज जरूर करना चाहिए, और उसका मतलब ये नहीं कि आप नोकिया 1100 ऐसे कोई फोन पे चल जाए जहां पे कि कोई स्मार्टनेस नहीं हो, इस कारण कोई मुझे हैक नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इस अवेयरनेस को इनकलकेट करने के लिए आपको कुछ समय निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए आप या तो YouTube पे जाके ट्रेनिंग लीजिए, या आप ऐसे लोगों से बात करिए जहां पे, और ऐसे चैनल सब्सक्राइब करिए जिस पे आपको इसकी अवेयरनेस मिलती हो। मैं किसी भी टॉक में जाता हूं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है सालों से। तो इस कारण हमने क्या किया है, हमने एक बड़ा ही सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन बनाया है। अगर आपका मन हो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो जीरो परमिशन ऐप है, यानी कि वो कोई आपका फोन के अंदर कुछ देखता नहीं है, पर उसके अंदर 3 मिनट की वीडियोस, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो दोनों है वहां पे, कि हाउ टू यूज माई व्हाट्सएप सिक्योरली, हाउ टू यूज पेटीएम सिक्योरली, हाउ टू यूज भीम सिक्योरली। ये सारी जानकारी 3-3 मिनट की वीडियो के हिसाब से उसके अंदर है। उसको कहते हैं सेफ
मीन आप अगर उसे डाउनलोड करेंगे आप वहाँ पे ले सकते हैं और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन इफ यू वांट यू कैन पे एनी मनी। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ये 3 मिनट की वीडियोस होंगी, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में है वो। और उससे आप अपने आप को या अपनी फैमिली को वो दिखा के उसके बाद एक क्विज आएगा उसके अंदर, वो आप ले सकते हैं जिससे आपको ये बता देगा कि वो एक्चुअली सिक्योर्ड है या नहीं है। तो ये एक ऐप बेस्ड सोल्यूशन है। विदित, आपको अगर कुछ ऐड करना है इसके अंदर, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड ऐड इट in Gujarati, of course. Yes, Vidit, please in Thank you. Gujarati, if possible. Yes, thank you. Absolutely, 100% possible. સૌથી પહેલાં સ્વામીજીને સૌપ્રથમ મારા પ્રણામ અને મારા દરેક મિત્રો જે ત્યાં ફિઝિકલી જોડાયેલા છે અને કોલ ઉપર જોડાયેલા છે બધાને મારું અભિવાદન. સ્માર્ટફોનની સિક્યોરિટી માટે સાકેતે હમણાં જે કમ્પ્લીટ વાત કરી, રાઈટ, એક મુદ્દો છે જ્યારે જે તમે ઓલ્ડ ટેકનોલોજી, જ્યારે આપણે એવું સમજીએ કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાપરવાથી કે લેટેસ્ટ ફોન વાપરવાથી કે લેટેસ્ટ એન્ડ્રોઈડ ઓર iOS ફોન વાપરવાથી હેકર્સને કે કોઈ તમારા ડેટાને પ્રોટેક્શન વધારે મળશે કે ઓછું મળશે, એ બંને સાઈડ ખરાબ છે, એ બંને સાઈડ ખોટી છે. આપણે એક ન્યુટ્રલ વ્યૂથી અને એક સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ટેકનોલોજીને જોવાની છે, સમજવાની છે અને શીખવાની છે. સ્માર્ટફોનને કઈ રીતે સિક્યોર કરવો ઓર આપણે સ્માર્ટફોન યુઝ કરતી વખતે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું, એનું લિસ્ટ બહુ લાંબુ હોઈ શકે, બહુ જ લાંબુ લિસ્ટ હોઈ શકે. જેમ કે આજે તમારા ફોનમાં તમારું ઈમેલ એક્ટિવ હશે, તમે તમારા મિત્રો જોડે તમારા ઓફિસના કામ માટે તમે કોલ્સનો યુઝ કરી રહ્યા છો, તમે વોટ્સએપ ઉપર અગણિત મેસેજીસ મોકલી રહ્યા છો, રાઈટ, વગેરે વગેરે. બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યા છો યુપીઆઈથી, ભીમથી, અલગ અલગ રીતે. એ બધી વસ્તુ માટે એને બધાના ટ્રેનિંગ માટે, જે રીતે સાકેતે કહ્યું કે આ અમુક સવાલો અમને લોકોને ઘણા વર્ષોથી પૂછાઈ રહ્યા છે અને એના માટે ખાસ અમે સેફમી નામની એક એપ્લિકેશન એન્ડ્રોઈડ અને iOS પ્લેટફોર્મ ઉપર રાખી છે. એ એપ્લિકેશન હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા લોકો જે અત્યારે આપણી જોડે જોડાયેલા છે એક વખત ડાઉનલોડ કરે, એક વખત જોવે. એ ઝીરો પરમિશન એપ છે જેમાં તમારો કોઈ પણ જાતનો ડેટા કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા ફોનમાંથી લેવામાં નહીં આવે. ઉલટાનું તમને એક એક સબ્જેક્ટ ઉપર, જેમ કે તમે ધારો કે તમારા ફોનમાં અત્યારે વોટ્સઅપ વાપરી રહ્યા છો, તો વોટ્સઅપ વાપરતી વખતે તમને 3 મિનિટની અંદર ક્યાં ક્યાં સિક્યોરિટી ફોકસ ઓર ક્યાં ક્યાં સિક્યોરિટી પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા એ તમને સમજાવી દેશે. તમે જ્યારે ફોન ઉપર વાત કરી રહ્યા છો, તમે જ્યારે કોઈ SMS ઉપર વાત કરી રહ્યા છો, એ વખતે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી એ વસ્તુ સમજાવવામાં આવશે. અમુક વસ્તુ ખાસ ચોક્કસ કહીશ, જેમ કે બધા જ લોકોને SMS આવે છે જેમાં લિંક્સ આવે છે કે આ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો તો વેબસાઇટ ખુલી જશે કે કોઈ સરકારી ડોક્યુમેન્ટ અથવા તો કોઈ બેંકે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન માંગી છે તમારી પાસે. એ બધી વસ્તુ ચોક્કસથી ના કરવી. તમે વિડીયોઝ જોશો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ અમે એ એપ્લિકેશનમાં ખાસ કરી છે, સ્પેશિયલી હું મારા વડીલ અને મારા મિત્રોને સમજાવવા માંગીશ કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ આવા વિડીયો જોઈએ છીએ, આપણને એ 10 મિનિટ એ 15 મિનિટ માટે બધું સમજાઈ જાય છે, બરાબર, અને એ પછી 2 દિવસ પછી એક રિમાઇન્ડર અને રિફ્રેશર એક જરૂરત પડે છે. એના માટે ખાસ તમારી પાસે જ્યાં તમે વિડીયો ખતમ કરશો ત્યારે તમારી પાસે 5 પ્રશ્ન પૂછશે, 4 પ્રશ્ન પૂછશે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ બીજી જગ્યાએ 6 પ્રશ્ન પૂછશે એપ્લિકેશનમાં. એ તમે પ્રશ્નનો જવાબ આપશો તો તમને તમારું નોલેજ કેટલું વધ્યું એઝ કમ્પેર ટુ અર્લિયર, તમારું નોલેજ કેટલું વધ્યું એનો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે ઓપ્શન મળશે. હું ફરીથી બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વસ્તુ ખાસ જોવે. સ્વામીજી, आई होप that was answering to the question. थैंक यू. दर्शक मित्रों, उन्होंने बताया कि नोकिया 1100 हो या स्मार्टफोन हो, कोई भी सिक्योर नहीं है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों बड़ी को फाउंडर ऑफ ल्यूसिडियस अपने साथ है, काफ़ी चीज़ में हमें हेल्प करेंगे. तो इसी रिलेटेड विनीत एंड साकेत जी, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा. ये क्वेश्चन नीलकंठ सावलिया जो अभी US शिकागो में बैठे हैं, उनसे एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ओके, नीलकंठ सावलिया सीनियर स्ट्रेटेजिक डेटाबेस में काम करते हैं, एक्सेलॉन कंपनी US में काम करते हैं. नीलकंठ, क्या आप अपना क्वेश्चन रजू करेंगे प्लीज़? नमस्कार साकेत जी, नमस्कार बक्सी जी. सो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आजकल सभी चीज़ें हम एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा व्हाट्सएप और
गूगल मैप्स और कई सारी एप्लीकेशन है, उसके बगैर हमारा मोबाइल स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं रहेगा। तो उसमें सब एप्लीकेशन है, उसमें सभी प्रकार के अलग अलग डेटा हम जो वो एप्लीकेशन कलेक्ट करती है। कोई फोन कॉल्स हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मैसेजेस है, या फिर कोई लोकेशन है, वो सब प्रकार के डेटा वो कलेक्ट करती है। तो हम कैसे प्रमाणित करें कि वो जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो उसका वो जो डेटा वो कलेक्ट करती है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, और वो जो हमारा डेटा है वो सिक्योर है। नीलकंठ जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि जब कोई आपका डेटा ले वो उसका मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखें आपके प्रश्न में ही काफ़ी सारी चैलेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले आपका डेटा लेना, अब ये आप सब लोगों को जानकारी देने के लिए है कि अच्छी बात यह है कि विथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ डेटा प्राइवेसी आज के दिन कोई भी ऐप क्या परमिशन लेती है ये आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पे, सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी में जाके, कि वो क्या डेटा का एक्सेस ले रही हैं। हाउएवर वो कितनी बार लेती हैं, वो कब कब लेती हैं, कितने बजे लेती हैं, ये आपको जनरली ही नहीं पता चलता है, और उसके कारण वो प्रॉब्लम हो जाती है। और वो जब ले लें और पीछे चल जाए, उसके बाद उसका वो क्या यूज़ करते हैं ये अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। हैविंग सेड दैट, नई रेगुलेशन आ रही है जीडीपीआर और कुछ और, जिसमें ये एक्सप्लिसिटली उन्हें बताना होगा कि वो क्यों पर ये डेटा ले रही हैं। तो दैट इज द बैकग्राउंड। विदित, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट प्लीज। જે કંઈ એપ્લિકેશન્સ આપણે આપણા મોબાઈલ ફોનમાં ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ એ એપ્લિકેશન્સ કઈ પરમિશન્સ લે છે, કયા પ્રિવિલેજીસ લે છે, એક 20 સેકન્ડ પરમિશન્સ અને પ્રિવિલેજીસ જે આપણે ઘણા સમયથી આપણે વાત કરતા રહીએ છીએ એ શું છે એના ઉપર 20 સેકન્ડ વાત કરીશ। જ્યારે તમે તમારા ફોનમાં વોટ્સઅપ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો છો એ ઇન્સ્ટોલેશન વખતે તમને પૂછે છે કે આઈ નીડ પ્રિવિલેજ ટુ રીડ ઓલ ધ કોન્ટેક્ટ્સ ઇન યોર ફોન। તમારા ફોનમાં જેટલા કોન્ટેક્ટ સ્ટોર કરેલા છે એ એને રીડ કરવાની પરમિશન જોઈએ છે, બરાબર? તમારા ફોનમાં જે કોઈ તમારા ગેલેરીમાં જેટલા ફોટોસ છે, વિડીયોઝ છે, એને રીડ કરવાની અને એક્સેસ કરવાની એને પરમિશન જોઈએ છે। દેટ ઇઝ ધી પરમિશન એન્ડ એક્સેસ જે આપણે ઘણા સમયથી વાત કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? નીલકંઠભાઈનો પ્રશ્ન એમ હતો કે આપણે કઈ રીતે પ્રમાણિત કરી શકીએ કે આ 5 એપ્લિકેશન છે જે આપણો કોઈ ડેટા એક્સેસ કરે છે એ સાચી રીતે એક્સેસ કરી રહ્યા છે, અને બાકીની જે અગણિત એપ્લિકેશન્સ મે બી હશે જેને આપણે પ્રમાણિત ના કરીએ અને એ ડેટા કઈ રીતે એક્સેસ કરી રહ્યા છે એની કોઈ ગણતરી નથી। તો તમને જ વિદિતભાઈ ક્વેશ્ચન પૂછીશું, Sure. તમે એવું કહેવા માગો છો? કારણ કે અહીંયા લોકો છે તે લાઈક તમારો આન્સર એ મોર બિઝનેસમેન છે, લાઈક ફાઉન્ડર્સ છે, આઈટી કંપનીઝ છે, લાઈક યુ ગેટિંગ, હું શું કહું છું એના માટે બરાબર છે, પણ એક લેમેન નોર્મલ લોકો છે અહીંયા બેઠા છે, રાઈટ? એમની માટે એક સ્માર્ટફોન છે। તમને બી ખબર છે આપણા ફાધર્સ અને એ બહુ કંઈ ભણેલા ના હોય, સમજાય છે, માંડ 5 થી 10 ચોપડી ગયા હોય ને આજે એમના હાથમાં સ્માર્ટફોન છે। એ ઓરિએન્ટેશનથી તમે વિચારો, એ પ્રોસ્પેક્ટિવથી તમે વિચારો, એમના હાથમાં સ્માર્ટફોન છે। એક સિમ્પલ જવાબ તો મને એવું લાગે છે તમે એવું કહેવા માગો છો કે જરૂર ન હોય એટલી એપ્લિકેશન ન રાખવી, સમજાય છે? ઓકે, વેરી ગુડ, Yeah. વેરી ગુડ। હું તમારા પોઈન્ટમાં એક એક્ઝામ્પલ જોડે એક મારી વાત એડ Yes. કરીશ। મારા પપ્પાને મારી એક જ રિક્વેસ્ટ હોય કે જરૂર ન હોય એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ના કરવી। યસ, જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરી લીધી અને કોઈ પણ ધારો કે એપ્લિકેશનનો યુઝ ખતમ થઈ ગયો એ પછી એને અનઇન્સ્ટોલ કરી દો। કરેક્ટ। તમારા ફોનમાં એન્ટી માલવેર અથવા એન્ટીવાયરસ 100% રાખો। ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી દરેક એપ્લિકેશન સ્કેન કરવાનો ઓપ્શન છે એ 100% યુઝ કરો, યસ, રાઈટ? અને કોઈ પણ જગ્યાએ ક્રેડિટ કાર્ડ ઇન્ફોર્મેશન કે બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત આવે વિધાઉટ ધી સુપરવિઝન, જે લોકો સમજાવી શકે કે હા આ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલિડ છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલિડ નથી, કે આ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ માંગી છે ઈમેલ ઉપર કે વોટ્સએપ ઉપર આપવી જોઈએ કે ના આપવી જોઈએ, એના વગર ના આપવી। Correct. સો તમારા પોઈન્ટ ઉપર હું બસ 2 વસ્તુ જેમાં જોડીશ Yes. કે જરૂર ના પડે ત્યારે એપ્લિકેશનને કાઢી નાખવી, જરૂર પડે એટલી જ એપ્લિકેશન રાખવી, અને જરૂર ના પડે એટલે પાછી કાઢી નાખવી। અને કોઈ પણ જાતનું બેન્કિંગ ઇન્ફોર્મેશન, અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશનની એક્સચેન્જ
બને ત્યાં સુધી ના કરવી અને બરાબર. કરો તો એકવાર વેરીફાઈ કરાવી લેવી કે આ સોર્સ વેલિડ છે. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, તો જેટલી જરૂર નથી, આપણે આપણી એપ્લિકેશનમાં ઘણા ફોનમાં 50-100થી વધારે એપ્લિકેશન આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. જેટલી જરૂર નથી એ એપ્લિકેશનનો યુઝ ના કરો, અનઇન્સ્ટોલ કરી દો. તે જે આપણા બંને મિત્રો આપણને કહેવા માગે છે. હવે विनीत जी, आपने जो बताया अभी क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, कल और इन 2 दिनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आए हम पे, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का फ्रॉड जो होता है, और काफ़ी सारे लोग इसमें फ्रॉड के शिकार हुए हैं. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन वेकरिया से, जो कनाडा से, ही इज़ फ्रॉम कनाडा. तो नितिन जी, कैन यू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन. नमस्ते साकेत जी. मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि कोविड-19 महामारी आने के बाद इंटरनेट फ्रॉड 300% बढ़ गए हैं, और आजकल बैंक के नाम से इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे SMS और ईमेल आते हैं कि कभी कभी तो SMS का जो सेंडर आईडी है वो भी बैंक या कोई गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से होता है. इस तरह के SMS बैंक से आए हैं या फ्रॉड है वो प्रमाणित करना बहुत मुश्किल हो रहा है. ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम हो ऐसे इंसान को इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर दुर्भाग्यवश हम फ्रॉड का शिकार हो भी गए तो क्या करना चाहिए? नितिन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए. 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे. सबसे पहले आपने एक चीज़ नोटिस की, आपने कहा कि कोविड के बाद इंटरनेट फ्रॉड 300% बढ़ गया है, और ये ज़रूर रिपोर्ट कहीं आई होगी, बट इस रिपोर्ट में गलत क्या है मैं वो बताता हूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. फ्रॉड कितना बड़ा साइबर वर्ल्ड में, ये कैलकुलेट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. फ्रॉड कितने रिपोर्ट हुए वो कितना बड़ा, वो आप ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हो. जो फ्रॉड्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो कहीं गुना ज़्यादा बड़े हैं, ये मैं बता सकता हूँ आपको, खाली 300 गुना ज़्यादा नहीं. बट उनमें से पकड़े तो बहुत दूर की बात है, बट एटलीस्ट रिपोर्ट करे जाना वो 300% ऊपर जा सकते हैं ज़रूर. तो वो ये इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप उस पॉइंट पे डबल क्लिक करो कि 300% क्या और चीज़ें कैसे बढ़ सकती है. दूसरी बात आपने जो बताई कि अगर आप फ्रॉड unfortunately उसके कोई you fallen into some fraud which is out there, at least इंडिया में नितिन जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मैंडेट करता है कि जैसे ही आपको कोई लगे कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट हुए हैं जो आपने नहीं विड्रॉ किए या आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, अच्छी और बुरी बात उस बात की ये है कि उन्होंने लॉ बना रखा है, जब तक आप 48 आवर्स में अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हो आप, उसके बाद में उसकी सुनवाई नेक्स्ट टू नल हो जाती है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स, विद इन 48 आवर्स की जब भी होता है, हर बैंक की एक हेल्पलाइन होती है, रिपोर्टिंग दैट टू द बैंक एंड टू द लोकल साइबर सेल. ये पुलिस स्टेशन पे जाके आज के इंडिया में ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक साइबर सेल भी है. वहाँ जाके ये खाली रिपोर्ट लिखवा देनी कि देखो ये हो गया है, और फिर अगले कुछ हफ्तों के लिए द इन्वेस्टिगेशंस विल गो ऑन. दैट इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस व्हिच इज आउट देयर. एंड देन व्हेन यू ड्रिल डाउन इनटू हाउ डू यू डू नेट बैंकिंग, इनफैक्ट इंडिया में एज इंडियंस आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड. अगर आपको यूपीआई और भीम के बारे में पता है, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड we are one of those companies very fortunate to do security for payment companies in the US, in Europe and in Asia and India. दुनिया में यूपीआई जितना एडवांस्ड पेमेंट फ्रेमवर्क, जहां 200 से ज़्यादा बैंक के बीच में आप रियल टाइम में पैसे भेज सकते हो, ये दुनिया का कोई भी पेमेंट सोल्यूशन आज के दिन एनेबल नहीं करता. And the reason I'm saying that to you is, most people don't realize this, but UPI, normal transactions, चाहे आप वो डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या नेट बैंकिंग से करो, ज़्यादातर all go through a 2-factor authentication, और उसके बाद आप कुछ पेमेंट कर सकते हो.
यस करेक्ट। एंड इट इज वेरी कम्बरसम ऑल्सो, जहाँ पे आपको लंबी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको चेंज करना पड़ता है हर 90 दिन में, और बैंक अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीज़ें. इट्स मोर कम्बरसम एंड इट हैज़ 2 factor. So fairly high on security. But when you look at Bheem and UPI, the platform UPI जिसके ऊपर Bheem, Google Pay, Paytm, ये सारी पेमेंट्स जिसके एप्स जिस पे काम करती हैं, अगर आप उसे देखते हो तो नेट बैंकिंग 2 factor है, UPI इज 3 factors. तो उन्होंने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, क्योंकि उसमें आपका डिवाइस लॉक होता है, उसके आपके मोबाइल नंबर भी लॉक होता है, और उसके बाद आप UPI पिन डालते हो, जो KYC भी बीच में होता है. दैट्स अ वन टाइम थिंग. एट द सेम टाइम इट इज मोर कन्वीनियंट. सो यू कैन एक्चुअली इन 2 clicks मेक पेमेंट्स फ्रॉम UPI ऐप. आई एम प्रीटी श्योर आप में से Yes. काफी लोग, सारे Yes, लोग yes, right, भीम, गूगल पे या व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करते होंगे. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू दैट. But if there is a fraud which happens on those lines also, within 48 hours, you definitely want to go. उन्होंने बताया वैसे 48 आवर्स में अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो 48 आवर्स में हमें बैंक को तुरंत बता देना चाहिए. थैंक यू सो मच साकित, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर दैट वी हैव गॉट. आपने अभी जो पासवर्ड के बारे में जो बताया साकित जी, उसी रिलेटेड हमारे जो नेक्स्ट कंटेंटर है उसके पास क्वेश्चन है. पार्थ है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है मुंबई से. उनका क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कुछ फ्रॉड का सामना किया था क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रिलेटेड. और ये आपको पता ही है आजकल फ़ोन आते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर दे दीजिए, ये दे दीजिए, और काफ़ी सारे लोगों के पैसे उसमें डूबे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है अगर इसमें आप कुछ हेल्प कर पाए कि किस तरीके से बचा जाए, तो मैं पार्थ से विनती करूँगा आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन दोहराइए. या साकित जी, 2 साल पहले एक दिन सुबह अचानक से मेरे को हर 1-2 मिनट में SMS आने लगे, और हर SMS में 2 से 5 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहे थे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. और जब तक मैं वो ट्रांजैक्शन को समझ करके बैंक को रिपोर्ट करता, तब तक मेरे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 35,000 रुपीज़ कट गए थे. तो आगे बाद में उसका कंप्लेन हुआ और पैसे इन्वेस्टिगेशन करके रिटर्न भी आए, क्योंकि मैंने टाइमली एक्शन लिया था. एक और चीज़, यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को भी शेयर नहीं किया है. मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए जहाँ पे वेबसाइट में डालता हूँ, उसके अलावा मैंने किसी को भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन फ़ोन से गलती से दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था. तो ऐसा क्या मिस्टेक होगा कि जिसका वजह से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुआ और मेरे साथ ये चीटिंग हुआ? और इस तरह का चीटिंग, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ना तो कोई OTP है, ना तो कोई और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है. तो इस तरह का फ्रॉड से बचने के लिए हमको क्या स्टेप लेना चाहिए कि जिसका वजह से ऐसा और भी लोगों के साथ ना हो कभी? मैं आपको सिंपल 2 शब्दों में ये कहूँगा कि द आंसर हैज़ टू बी द बैंक. आपको बैंक जाना ही होगा, उसे बताना ही होगा. पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइनली आपने कोई OTP शेयर नहीं किया, द की इज़ OTP शेयर कभी नहीं करना, चाहे कोई भी कॉल करे, चाहे कुछ भी कोई भी पूछे. अगर आपने OTP शेयर नहीं किया है और ट्रांजैक्शन अपने आप हो रहे हैं, तो बैंक इज़ लायबल और वो आपको आपके पैसे वापस दे देगा. एट द सेम टाइम आपके सबसे करीबी साइबर क्राइम सेल है, वहाँ पे जाकर आपको रिपोर्ट दिखाना चाहिए. एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में इट इज़ ऑलवेज बेटर, रुपए में ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वीज़ा और मास्टर कार्ड में नहीं होता. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करके रखें, और अगर आप बाहर जा रहे हो तभी उसे एनेबल करें. ये सारी ट्रेनिंग्स जो है, अगेन हाउ टू सिक्योर माय क्रेडिट कार्ड एक मॉड्यूल है मेरे ऐप में. अगर आप वो डाउनलोड करेंगे तो आप आराम से उसे देख पाएंगे. इसके अंदर करीब 15 से 20 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए टू मेक थिंग्स मोर सिक्योर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. थैंक्स लॉट, बहुत अच्छा. सो इसमें से 2 चीज़ हमें लेने की ज़रूरत है कि इमीडिएटली आप बैंक के पास जाए. नंबर 2 कि आप अपनी OTP को किसी को भी शेयर मत करें. कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी बंदा फ़ोन करता है, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, मैं आपको एक्सपायर को फिर से रिन्यू कर देता हूँ, आपके पास OTP आएगा, प्लीज़ शेयर कर दो, कभी मत शेयर कीजिए. यही साकित सर हमें बता रहे हैं, कभी भी अपना OTP शेयर ना करें. नंबर 2, कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर ना करें, जो उन्होंने बताया. अगर आपने एक बार ये गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और नंबर 3, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप बंद कर दीजिए. जब तक आपको यूज़ करना ही नहीं है तो पहले से ही बैंक में बता के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आप डिसेबल कर दीजिए. डिसेबल करना मतलब बंद कर दीजिए कि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की. तो इससे क्या होगा, आपको ये कठिनाई नहीं होगी.
इसी रिलेटेड क्वेश्चन सर, ये हमारे सुरेश भाई करथिया है. ही इज़ CEO ऑफ वन इन्फोटेक कंपनी, EBS इन्फोटेक. सो इट इज़ रिलेटेड टू पासवर्ड. पासवर्ड भी सब चीज़ की जड़ है, मैं बोलूँगा. तो पासवर्ड क्या करना चाहिए, उस रिलेटेड उनका क्वेश्चन है. सुरेश भाई. हाय साकेत जी. सो आजकल जो हम अकाउंट यूज़ करते हैं तो पासवर्ड किस तरह का रखना चाहिए, और मोर ओवर मोस्ट ऑफ अकाउंट्स को साइन अप और लॉगिन करने के लिए जो ऑटो साइन अप और ऑटो लॉगिन का ऑप्शंस दिया जाता है, और दूसरा जो है वो मैनुअल ऑप्शंस भी दिया जाता है. तो इन दोनों में से कौन सा रिस्क लेस है और सही है, मतलब क्या करना चाहिए? सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए. क्विक आंसर मेरा उसमें ये है कि आप डेफिनेटली, आपको एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चाहिए, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सारी वेबसाइट्स में डालेंगे तो आपको वो याद रखने में मुश्किल होगा. इस कारण आइडियल ये है कि आप एक पासवर्ड मैनेजर यूज़ करिए. एक फ्री ऑफ कॉस्ट पासवर्ड मैनेजर है जिसे कहते हैं लास्ट पास. मैं खुद भी वो यूज़ करता हूँ, मैं जानता हूँ विदित भी वो यूज़ करते हैं, तो हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं. तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि एक पासवर्ड मैनेजर, तो उससे क्या होगा, आप एक पासवर्ड एकदम ध्यान रखेंगे और उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और वो पासवर्ड मैनेजर आपकी सारी वेबसाइट्स के अंदर वो पासवर्ड्स डालेगा. बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि अगर हर अकाउंट, हर वेबसाइट के अंदर आप मैनुअल, और जब मैं मैनुअल कह रहा हूँ, आप इंडिविजुअल नई ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करें. अगर ईमेल सेम भी हो, पासवर्ड अलग हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सेम सिंगल साइन ऑन फेसबुक, जीमेल या किसी से भी सबसे साइन इन करेंगे, तो जैसे ही आपका जीमेल हैक होगा, आपको सारी के सारी वेबसाइट्स में जिससे वो कनेक्टेड है उन्हें वहाँ पर भी हैक किया जा सकता है. इस कारण इट इज़ बेटर एंड रिकमेंडेड कि आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स रखें, एंड यू कैन ऐड दैट. ओके, सो लास्ट पास जो आपने बताया वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बट लास्ट पास में हम जो पासवर्ड डालते हैं और मैनेजमेंट करते हैं वो सॉल्यूशंस कितना सही है या सेफ है? क्योंकि जो सिक्योरिटी के लिए हम खुद हमारी सभी चीज़ें उनको शेयर कर देते हैं, उसके बाद वो लोग ऑटो साइन इन में भी यूज़ करते हैं, तो वो कितना सही है क्योंकि उनके सर्वर पे पूरा डेटा सेव होता है? तो सुरेश जी, ऐसे सोचिए कि वो सेफ है नहीं है इज नॉट द क्वेश्चन, वो सेफर है इज द राइट आंसर देयर. यानी कि एक ऐसे समय में जहाँ पे हिलरी क्लिंटन के, यूएस गवर्नमेंट के ईमेल्स हैक हो रहे हैं, ऐसे समय में कुछ भी हैक हो सकता है, ये फैक्ट है. बट आपको खाली इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. ऐसे सोच के देखिए कि प्राइम मिनिस्टर है Z4 सिक्योरिटी. क्या उसका मतलब ये है कि वो कभी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकती? अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे देश से हैं जहाँ हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर्स को शूट किया गया है. एग्जैक्टली उसी तरीके से आप एज ए नॉर्मल पर्सन चाहते हैं कि आपके घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड हो दैट इज इनफ सिक्योरिटी टू मेक श्योर कि आप डे टू डे लाइफ में सिक्योर्ड फील कर सकें. एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लास्ट पास के सर्वर पे आपका पासवर्ड पड़ा है और अगर वो सर्वर हैक हो जाए तो उसका क्या? आंसर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बट दिस इज बेटर देन यूजिंग द सेम पासवर्ड एट मल्टीपल वेबसाइट्स, और 10 जगह वेबसाइट में सेम पासवर्ड यूज करना या भूल जाना जब वो आप दो वहाँ पे, तो वो है. एंड लास्ट पास अभी तक हिस्टोरिकली हैक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं वो हैक नहीं हो सकता. But that is my answer, Suresh. थैंक यू. थैंक यू साकेत सर. सो थिंग इज, अपना पासवर्ड हर जगह अलग अलग रखिए. थोड़ा सिंपल मत रखो, कॉम्प्लिकेटेड रखो, नंबर रखो, स्पेशल कैरेक्टर रखो और ABCD रखो. इससे क्या होता है, पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है, मजबूताई, वो बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम कम आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन साकेत सर इज़ फ्रॉम पार्थिव गडिया. ही इज़ इन द UK. ही इज़ अ क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट. इट इज़ रिलेटेड टू हिज पर्सनल केस. उसका खुद के साथ एक केस हुआ था रिलेटेड टू पब्लिक वाईफाई. सो पार्थिव, आप अपना प्रश्न रजू करेंगे प्लीज़. प्रणाम साकेत जी. आपने अभी जैसे बताया ईमेल हैक की बात कर रहे थे, वैसे ही मैं पब्लिक एरिया में था, वहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होते हैं, तो मैंने अपने फ़ोन पे मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट लॉगिन किया. वहाँ पे सब ठीक चल रहा था. फिर घर आके फिर से मैंने
अपना जीमेल लैपटॉप पे लॉगिन किया तो पासवर्ड नहीं चल रहा था, इनवैलिड पासवर्ड आ गया। फिर मैंने फ़ोन पे ट्राई किया तो वहाँ पे भी ईमेल ओपन नहीं हो रहे थे। और उन लोग ने बैकएंड में क्या किया था, मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनको एक स्मार्ट मैसेज लिख के भेज दिया, जिससे मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में था कि मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन पे बात कर सकता हूँ और ना किसी का फ़ोन रिसीव कर सकता हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे ईमेल से बात रिप्लाई करके बात कर सकते हैं और मेरा ईमेल वो लोग हैंडल कर रहे थे। फिर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके ट्राई किया कि पासवर्ड चेंज करूँ, तो वहाँ पे एक रिकवरी ईमेल मेरा जो था, वो भी चेंज कर दिया था और मेरे नेम और सरनेम पे ही बना के रख दिया था। फिर वो लोग ऐसे ही सबको कॉन्टैक्ट कर करके पैसों के लिए माँग कर रहे थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारे डेटा से बच सकें? और बाद में उन लोग ने तो सब मेरा ईमेल्स और कॉन्टैक्ट सब डिलीट कर दिए थे। तो पार्थिव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए। इसकी एक सिल्वर लाइनिंग ऐसे केस की ये होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप जब सच में ट्रबल में होंगे, कितने लोग एक्चुअल में पैसे देंगे। तो एट लीस्ट वो डेटा तो आपको मिल जाता है कि कल को अगर आपको कभी ज़रूरत हो एंड आप देख के वो पता कर सकते हैं। पब्लिक वाई-फाई की बात करते हैं। ये बोलना कि उसे ना यूज़ करो, सही नहीं है। क्योंकि हमें आज के दिन सब जगह एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन्स में, कहीं पे भी हम जाते हैं पब्लिक वाई-फाई मिलता है। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम जहाँ पे आप पब्लिक वाई-फाई यूज़ करो आप, बट जब आप वो यूज़ करो, आप उसे यूज़ करते टाइम लॉगिन ना करो अपने लैपटॉप को किसी अकाउंट के अंदर, स्पेशली नेट बैंकिंग के अंदर तो कभी नहीं। अपना खुद का प्राइमरी ईमेल के अंदर तो कभी नहीं। और अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है, तब तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे आपका पासवर्ड लेते ही कोई लॉगिन करे, पासवर्ड चेंज करे, बैकअप ईमेल, बैकअप नंबर चेंज करे और एक ईमेल भेज दे सबको सेइंग कि प्लीज़ इतने पैसे इस अकाउंट पे भेज दो क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत है। तो वो है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं जब ईमेल जा चुका है, वो तो वही बात है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो आप अनफॉर्च्यूनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ सेंड एन ईमेल टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स अगेन सेइंग कि ये मैं नहीं हूँ और अगर कोई और बोल रहा है तो आप प्लीज़ उसे हटा दो और मेरी ये नई ईमेल है, अब मेरा वापस एक्सेस आ गया है। बट हैकर्स आजकल वो भी स्मार्ट होते हैं, वो पहले ईमेल भेजते हैं ये बोल के कि कैन यू प्लीज़ ट्रांसफ़र दिस अमाउंट, फिर वो ईमेल 10 मिनट बाद के भेजते हैं कि ये कहते हुए कि कोई हैकर ने भेजा था उसे, प्लीज़ इस अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करना। और फिर जिनका रिप्लाई आता है थैंक गॉड वी वर कंसर्न्ड फॉर यू, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं, जिससे कि इवेंचुअली वो ये बोल सके कि अच्छा मैं कुछ आपने अगर भेज दिया तो मैं वापस भेज देता हूँ। उसे सोशल इंजीनियर करके उनसे और कुछ पैसे निकलवा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, जिससे वो कल को आपको ब्लैकमेल कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस एंड हाउ डू यू स्टे अवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी अवेयरनेस नहीं थी, आपने अगर पासवर्ड डाला एक पब्लिक वाईफाई में, इज द रीजन वाई यू गॉट हैक्ड, and next time you'll be aware for that. Thank you. So that is the answer which is there. थैंक यू साकिब, थैंक यू साकिब। सो आपने अभी जो वर्ड बताया सोशल इंजीनियरिंग, कि कोई व्यक्ति वो किसी और व्यक्ति के नाम से ये जो चीज़ कर रहा है, उस रिलेटेड एक क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर चिंतन, ही इज़ फ्रॉम यूएस अगेन। चिंतन, कैन यू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन? साकेत जी, हम जब गूगल सर्च करके कोई लिंक पे जाते हैं या कोई हमें लिंक डायरेक्टली भेजते हैं, तो हम ये कैसे तय करें कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है या किसी ने डुप्लीकेट बना दी है, जैसे कंपनी की वेबसाइट है और हमारा डेटा लेने के लिए बना दी है? तो पता कैसे लगे कि जो वेबसाइट हम देख रहे हैं या जो वो असली है या डुप्लीकेट है? उसमें लोगो भी कंपनी का है, सब है, बट पता कैसे चले कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट साकिब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, कभी कभी हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, हमारे से काफ़ी लोग यहाँ ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, तो कुछ भी सर्च करेंगे उसमें वो साइट आ जाती है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखाते हैं और फिर पैसा चला जाता है। काफ़ी सारे व्यक्ति के साथ ये हुआ है। तो इस तरीके की साइट्स में कैसे पता चले कि ओरिजिनल साइट है, डुप्लीकेट साइट है? ये क्वेश्चन है चिंतन जी का। चिंतन जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसका सल्यूशन बहुत आसान है। आपके अगर ब्राउज़र पे आप एक एड ऑन को डाउनलोड कर लीजिए जिसे कहते हैं वेब ऑफ ट्रस्ट। उसका नाम है WOT, एक एक्सटेंशन है। उससे होगा क्या, आप जब भी कुछ सर्च करोगे गूगल पे, वो लिंक के सामने एक
बटन आ जाएगा, एक आइकन आ जाएगा कि इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ। जैसे कि नाम बताता है वेब ऑफ ट्रस्ट, आप कौन सी वेबसाइट्स को ट्रस्ट कर सकते हो वो अपने आप बता देता है। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन है चिंतन जी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो या कोई भी और वेबसाइट हो, आप उसे आराम से relatively in a safer way browse कर सकते हैं। I hope that answers your question. Thank you. Yes. Thank you. Last question, sir, from योगेश। ये क्वेश्चन, हम काफ़ी सारी पेटीएम, फ़ोनपे, थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बिल्स भरने के लिए, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन है योगेश का। योगेश इज़ फ्रॉम आनंद, गुजरात। योगेश प्लीज़। नमस्ते सर जी। हम पेटीएम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब भरने के लिए, लेकिन उसमें एक हमें दिक्कत और आ रही है कि हमें बहुत सारे फ़ोन से, ईमेल से, कॉल से आता है कि आपका केवाईसी करना है। तो हमें कैसे पता चले कि वो फ़ोन, ईमेल सही या गलत है? और उसमें हमसे कुछ डिटेल मांगते हैं, पर्सनल डिटेल या डॉक्यूमेंट। तो हमें अगर वो सही है तो कितने डॉक्यूमेंट देने चाहिए और कौन सी डिटेल देनी चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा मुझे जानना था सर आपसे। योगेश जी, थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आप जब केवाईसी की बात करते हैं योगेश जी, मेरे हिसाब से वो तो आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं किया हो केवाईसी के लिए, और केवाईसी टिपिकली आपके सोशल मीडिया अकाउंट या चैट अकाउंट या वॉलेट अकाउंट में नहीं ज़रूरत है, खाली आपकी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए केवाईसी की ज़रूरत है। आज के दिन केवाईसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना आधार नंबर और आपकी फिंगरप्रिंट देनी है, चाहे वो आप जाके जियो के स्टोर पे या एयरटेल के स्टोर पे दें। तो अगर आपने कुछ अप्लाई नहीं किया है और कोई आपको फ़ोन करके पूछ रहा है, कैन यू प्लीज़ गिव मी द केवाईसी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई नीड टू डू एबीसी, आई डोंट थिंक कि आपको वो कभी भी उसे देना चाहिए। बट अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, उसमें आपका ये प्रश्न हो सकता है कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेटीएम को मेरे को कॉल करने के लिए और कोई और कॉल कर ले और केवाईसी दे दे, मेरे हिसाब से केवाईसी के बारे में वरिड होना एक अच्छी चीज़ है, बट ओवर वरी भी ज़रूरत नहीं है। आज के दिन अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हो, ज़्यादातर लोगों की केवाईसी फेसबुक में पब्लिकली अवेलेबल है। आप कहाँ रहते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, यही तो है केवाईसी, नो योर कस्टमर, जहाँ पे आप अपना ये सारा डिटेल्स जनरली सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ये केवाईसी का डर मीडिया ड्रिवन है रादर देन जेन्युइनली विच इज़ आउट देयर। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड देखेंगे, बहुत सारे पासवर्ड्स भी लीक्ड होंगे। तो आई फील दैट इट्स नॉट टू मच ऑफ अ वरी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप किसको दे रहे हैं वो डेटा, ओनली वंस यू हैव अप्लाइड। अगर आप वो करो तो मेरे हिसाब से 99% ऑफ द रिस्क गो अवे फ्रॉम देयर योगेश। थैंक यू सो मच साकेत सर। सो एक बार फिर से हम तालिका से अभिवादन करेंगे साकेत जी का और विनीत बख्शी जी का। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा साकेत जी, आप और विनीत जी दोनों को हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हृदय से आशीष दे रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी भावना से हम सभी को आपकी जो माहिती थी वो सबको प्रदान की, और हम इसमें से जो भी हमारे उपयोगी हो उसका उपयोग करेंगे, और आपको जब जब हम बचेंगे तो और दोबारा आशीष देते रहेंगे। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी आप दिल से उनको आशीष दे दें, सब संत लोग भी आशीष देंगे, सब भक्त लोग भी आशीष देंगे, और आप हमारे प्रोग्राम में पधारें और वर्चुअल इतना आपने समय दिया, इस बदल आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।